नमस्कार कर्नल साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। कर्नल साहब, बांग्लादेश में फरवरी महीने में चुनाव का ऐलान हो गया है और वो जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने वाला एक वो जमाती था, उस पर अज्ञात लोगों ने गोलियाँ चला दी। क्या आईएसआई वहाँ पर डबल गेम खेल रहा है? पहली बात तो बांग्लादेश के इलेक्शन जब हो जाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि उनके जो माँ बाप हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए, जैसे वो अपने देश में इलेक्शन कराते हैं, अगर उन्होंने वैसे ही स्टंट बांग्लादेश में भी ट्राई किया तो तब तक मास मोबिलाइजेशन जो चल रही है, अवामी लीग रोड पे आ रही है, स्टूडेंट्स जो कि शेख हसीना का हटाने से पहले बड़े वोकल थे और प्रोटेस्ट करते, वो कंफ्यूज घूम रहे हैं कि हमने क्या किया, गलत किया, सही किया, यूनुस को लाके। तो पाकिस्तान में तो चल गया, खान को तो जेल में डाल दिया, उसका क्रिकेट बैट का सिंबल सिंबल बंद कर दिया था। अगर इन्होंने ये स्टंट यहाँ पे ट्राई किया तो बांग्लादेश विल गो अप इन फ्लेम्स। और अगर पॉपुलर वोटिंग होती है तो आज भी बांग्लादेश में सबसे बड़ी पार्टी शेख हसीना की पार्टी है, और वो उसका जो आउटकम होगा वो इस्लामाबाद से लेके वाशिंगटन तक किसी को मंजूर नहीं होगा। तो अब उनको डिसाइड करना कि क्या करना है, पर उनको क्या डिसाइड करना है, वो किसी कोई देश जलता जले, उनकी लाश से कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात ये जो आज ठुक गया, तो आईएसआई की क्या औकात है, हमने भी कौन सी चूड़ियां पहन रखी हैं। पाकिस्तान में भी ठुकते रहते हैं लोग, जो मुंह खोलेगा वो ठुकेगा। बांग्लादेशियों की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जगह नहीं है छुपने के लिए, पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है कंपैरेटिवली। तो आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके भारत को गालियां निकालो और बोलो कि हम पूरी आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ले लेंगे, तो फिर आप गिफ्ट तो में बनता है। सीजन ही फेस्टिवल सीजन है ना, दिवाली से शुरू होता है और क्रिसमस तक जाता है। अब देखो उनका बाकियों के हाल हो रखा है जो बाकी मुंह खोल रहे थे। अननोन गनमैन तो किताब लिखी है मैंने अंजू जी, मैं इसका श्रेय आईएसआई को नहीं दे सकता जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत के खिलाफ बोलेंगे, मुँह खोलेंगे तो ठुकेंगे और मैं अननोन गनमैन का श्रेय दे नहीं रही थी आईएसआई को। मुझे तो ये लगने लगा है कि आने वाले दिनों में आईएसआई वहाँ चुनाव चाहता ही नहीं है, इसलिए जो लोग चुनाव चाह रहे थे, उनकी ठुकाई हो सकता है खुद ही करने लग गए हों, ताकि हालात ऐसे बन जाएँ, यूनुस वहाँ पर बने रहे। यूनुस कौन-सा चुनाव चाहता है सर वहाँ पे? नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही कहा ना, वहां चुनाव कराएंगे तो मारे जाएंगे ना, पूरा गेम फेल हो जाएगी, उसका गदर तो मचेगा ही। लेकिन आप ये भी मानिए कि जो भारत को गालियां निकालता है, डिस्पाइट जो हमने उनके लिए 1971 में किया, उसके होने के बावजूद अगर कोई हमारे हमें को गालियां निकाल रहा है भारत को, तो वो आईएसआई का पहले ही एजेंट है। वो इलेक्शन के लिए नहीं लड़ेगा, इलेक्शन के लिए नहीं बोलेगा, वो आईएसआई का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जितने जिहादी हैं बांग्लादेश में, दो किस्म के लोग बड़े क्लियर कट हैं। एक लोग सेक्शन वो है जो आज भी एक्नॉलेज करती है और रिकग्नाइज करती है कि भारत ने उनकी आन शान बान सब बचाया है, 71 में जाने बचाई। वो लोग, शेख हसीना ने उनको थोड़ा लेट डाउन किया जब वो करप्शन में लास्ट कोई, आप कह सकते हैं लास्ट 5 साल में काफ़ी उसके करप्शन केसेस बन गए, तो उनको लेट डाउन फील करता है। पर उनके उनके मन में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। और जो बाकी हैं वो हैं जो आईएसआई की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो ये जो ठुका है आज, आबिद क्या नाम था इसका, ये भी आईएसआई की तर्ज पे चल रहा उस्मान था। हांडी उस्मान हाँ जी, हांडी ये नाम था। हाँ जी। तो ये, इसको हम ये नहीं, मतलब मैं नहीं मानूंगा कि ये ऐसे लोगों को मार के आईएसआई इलेक्शन नहीं करवाएगी। आईएसआई वैसे ही इलेक्शन नहीं करवाएगी, और करवाएगी भी तो वही करवाने की कोशिश करेगी जो उन्होंने पाकिस्तान में किया। और जैसे मैंने पहले ही कहा, फिर गदर मचेगा, क्योंकि बंगाली ना, इनकी ये पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान क्या है कि उनके जो 4 प्रांत हैं, उन चारों की अपनी अपनी अलग सोच, अलग अलग अपना जीने का तरीका है। बलोच तो एक्चुअली इस्लामिस्ट ही नहीं है। बलोच जो लोग हैं, और वो लड़ भी किस लिए रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए। अपने जो उनके लड़के और मेल मेंबर्स गायब हो गए, और जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है रिसोर्सेज की, वो उसके लिए, अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं। पश्तून जो है वो अपने इतिहास को लेके पश्तूनिस्तान के उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये बचे सिंध वाले, उन्होंने भी शुरू कर दिया। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में पूरी की पूरी सोसाइटी बंगाली है। यहाँ कोई बलूचिस्तान की तरह अलग प्रोविंस नहीं मांग रहा, कोई केपीके की तरह नहीं मांग रहा। चिटागोंग हिल ट्रैक में थोड़ी सी है डिमांड, जिसको मुझे लगता है हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अदरवाइज ये मोर और लेस होमोजीनियस सोसाइटी है। तो ऐसी सोसाइटी में अगर ये स्टंट ट्राई करेंगे, वहाँ क्या था ना, फौज भेजी, बलोचों को दबा दिया।
फौज भेजी तो पश्तूनों को दबा दिया, MQM को उड़ा दिया। यहाँ ऐसे नहीं कर सकते। और आप पराए मुल्क में वैसे भी अंजू जी वो स्टंट नहीं ट्राई कर सकते जो अपने घर में कर सकते हो आप। ISI जितना मर्जी माने कि बांग्लादेशों का प्ले यार्ड है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो अलग देश है, उस देश की अपनी डायनेमिक्स हैं। उस डायनेमिक्स को पाकिस्तानी 1971 से पहले भी नहीं समझे और अभी भी नहीं समझ रहे। हाँ, उन्होंने जिहादी खड़े कर दिए, पैसा खुला फेंका, USA ने चाइना को वहाँ से बाहर निकालना था, भारत का इन्फ्लुएंस खत्म करना था, वो उन्होंने कर लिया। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि व्हाट नेक्स्ट। वो नेक्स्ट का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आप फेयर इलेक्शन कराओगे तो शेख हसीना का पार्टी वापस आएगी और फिर आके वो टांगना शुरू करेगी जैसे उसने पहले टांगे थे जिहादी। और अगर आप फेयर इलेक्शन नहीं कराते तो जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन का सेगमेंट जो शेख हसीना को सपोर्ट करता है, अगर उनको ये फील होगा कि हम चीटेड हैं, हमारा इलेक्शन हाईजैक कर लिया गया, तो उसका तो आउटकम तो आज पहले ही दिख रहा है, बांग्लादेश में आग लगेगी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ये है कि उन देशों को क्या फर्क पड़ता है बांग्लादेश जले कि मरे। एक शांत बांग्लादेश शेख हसीना की अवामी लीग के नीचे उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा जो मर्जी हो जाए उनको ले आना नहीं। तो लेट्स से फेब कौन सा दूर है, 2 ही महीने बचे हैं, देखते हैं। पर ये जो जी अननोन गनमैन यहाँ पर हावी हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों देखा CIA के कुछ एजेंट भी मारे गए, ISI के लोग भी मारे गए। तो अब वहाँ पे खौफ है जिस तरह से पाकिस्तान में होता है, और अब तो धुरंधर फिल्म देखने के बाद पता नहीं किस-किस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, अननोन गनमैन जो है ये एक बहुत अच्छा लड़ाई लड़ने का तरीका है, जिसमें आप बड़ा खून खराबा किए बिना टारगेटेड किलिंग करते हो। और ये CIA ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी से करता है, इजराइल करता है, और हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है 4-5 साल पहले। अब उसमें कितना फैक्ट है, कितना क्या है, कितनी फैंटेसी है, वो तो बात की बात है। बट जब ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है तो नेचुरली उस वर्ग के लोगों के अंदर एक मैसेज आता है कि भाई तुम बचा लो। अभी आज ही कोई मेरे को बता रहा था कि जिसको ठोका है हाडी को, इसकी बहन ने कि परसों 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि मुझे लगता है कि मेरे भाई को भारत जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ठीक है, ऐसा लगना चाहिए। अगर आप मुंह इतना खोलो जो आपके औकात से ऊपर हो, और एक ऐसा देश जिसने आपको बनाया, बचाया और फिर बनाया, उसको ही आप भला बुरा कहने लगो तो कौन बर्दाश्त करता है। तो मैं तो यही कहता हूँ ना, क्या जरूरत है हमें फौज भेजने की। ढाका हम कैप्चर करना भी नहीं चाहते, 71 में हमके ढाका जाना था, उसमें बड़ी डिबेट हुई थी, अलग सब्जेक्ट है। आज हमें क्या जरूरत पड़ी है ढाका जाने की। अगर हमने बांग्लादेश का कुछ लेना ही है तो हमने अपने अपने जो कॉरिडोर को सीधा करना है। और ये जो बकवास करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे हिंदुओं को डराते हैं, जो माइनॉरिटीज़ को डराते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए अगर आप किसी को हायर करके ठुकवा देते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत अच्छी पॉलिसी है, मैं तो सपोर्ट करता हूँ इसको। एटलीस्ट नॉर्मल लोग तो नहीं मारे जाते ना फौजियाँ मारी जाती हैं, ना नॉर्मल सिविलियन मारे जाते हैं। जिसको मरना है और वो मरता है। और ये डर अच्छा भी तो है ना, यूनुस के मन में भी तो डर आ रहा होगा ना, क्योंकि वो भी तो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लिए घूम रहा था, तोहफे में बाँटता फिर रहा था। वो भी तो यही राग अलापता है ना। वो तो देखो अंजू जी, एक आपने कहीं भी देखा होगा, जल्दी ना किसी गैंग के मुखिया को लास्ट में मारा जाता है, पहले उसको क्रिपल किया जाता है, उसके चमचे, उसके हाथ पैर पहले वो तोड़े जाते हैं। रही बात यूनुस की, तो वो भी मुखिया ही है उस गैंग का जिसने भारत के खिलाफ ये शुरू किया ड्रामा। डर भी होगा, मगर वो प्रोटेक्टेड है। आफ्टर ऑल है तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर, बट उसी ओहदे पे बैठा हुआ है। और उसके पास बाहर भागने की प्रोविजन तो ऑप्शन है ही है ना, वो तो उठ जाएगा। बट हाँ, अगर कुछ ना हो, कोई टारगेटेड किलिंग ना हो, कोई रिटेलिएशन ना हो, तो वो दिल बढ़ जाता है। अभी वो दिल बढ़ने से, मुंह खोलने से पहले सोचेगा, या अगर फिर भी बोलेगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो भी चाहता है कि बांग्लादेश बर्बाद हो। इलेक्शन से तो बांग्लादेश में जीत नहीं सकता। तो जैसे वही बात है कि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है देश जाए बाढ़ में, इनके अपने बच्चे, इनकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, अपनी एसेट्स सब बाहर है, और ये लोग बाहर भागने के चक्कर में रहते हैं। जी अभी तो ये सार्क को भी अलग से, भारत से अलग हटकर सार्क बनाने की बातें भी तो हो रही हैं कि उसमें पाकिस्तान होगा लेकिन भारत नहीं होगा। वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है? वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ये लोग? देखो जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब काम करती है जब उसमें एक फादर फिगर होती है, और वो फादर फिगर बाकियों का ध्यान रखती है। नेटो है, हम सब जानते हैं, अमेरिका के सिर पे चलता है। हुँ। G7 है, अगेन बड़े बड़े मुल्क हैं, लेकिन उसमें फिर अमेरिका उनका बॉस। UN जो है वो अमेरिका पे चलता है। IMF में चाइना, और एशियन बैंक की बात करें जिसमें US एशिया में नहीं आता, उसका भी स्टेक होल्डर है। तो जब तक बड़ा फिगर ना हो जो आपको मटेरियली हेल्प कर सके, बाकी सब हवा में है।
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बन के घूम रही है लेफ्ट राइट से। बिम्स्टेक बना यहाँ पे, तो क्या हो गया, जिसमें भारत भी और बांग्लादेश से शुरू हुआ था आइडिया, बांग्लादेशी लीडरशिप का आइडिया था, वो बनाया भी, कि क्या कर लिया, कुछ भी नहीं। तो अगर आप भारत को छोड़ के सपोज बांग्लादेश और पाकिस्तान और 2-3 नमूने आप लूजर साथ में जोड़ लो, मालदीव जोड़ लो और बना लो गैंग, कल को भारत आके सिलीगुड़ी कॉरिडोर में उसको चौड़ा करना शुरू करता है तो कौन आएगा बचाने? आज टर्की को कल मार पड़ी है, उनके 3 जहाज उड़ा दिए रशिया ने। नेटो का मेंबर है टर्की, आर्टिकल 5 कहता है कि एक देश पे हमला होगा सब पे होगा, तो क्या कर लिया नेटो ने? कोई किसी की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता अंजू जी। और बाकी आपने ऐसे घूमना फिरना, सेल्फी खिंचानी है और किसी झंडे के नीचे खड़े होकर फोटो खिंचाना है, तो खिंचा लो, वी डोंट केयर। लेकिन ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो बड़े उतावले थे तुर्कमेनिस्तान में जाकर पुतिन से मिलने के लिए, उनकी तो घनघोर बेइज्जती हो गई, 40 मिनट तक बैठे रहे, उँगलियाँ नाखून खुजाते रहे, लेकिन पुतिन ने तो टाइम ही नहीं दिया। फिर गेट क्रैश एज पर न्यूज़, वो गेट क्रैश करके अंदर घुसे 10 मिनट के लिए। देखिए, जब आपके पास कुछ दुनिया को देने के लिए ना हो अंजू, तो आपको दुनिया भाव नहीं देती। बड़ा सिंपल है। अब पर्सनल रिलेशनशिप में देखिए आप, जब तक 2 पार्टनर हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे पार्टनर्स हैं, आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हो। कोई अगर पैसे की बात साइड पे छोड़ दे, आप इमोशनल सपोर्ट करते हो दूसरे की, एक दूसरे की बात सुनते हो। मुसीबत में आपको पता है मैं उसको फलां फलां दोस्त को कॉल करूंगा तो वो आएगा दौड़ता हुआ। जब आपको पता है कि ये बंदा सिर्फ मेरे से वन वे ट्रैफिक के तौर पर भीख मांगने में आता है, देने की औकात इसमें है नहीं, और ऊपर से पुतिन जी भारत से होके गए हैं। पुतिन की भारत की यात्रा ने तो यूएसए में लोगों की नींद खराब कर दी, पूरा वेस्ट इस टाइम बावरा और रखा कि हो क्या गया। उस हेड ऑफ स्टेट से भारत का दुश्मन ये सोच के मिले कि मेरे को बड़ा जफ्फी डालेगा, वो क्या कहते हैं, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसको औकात दिखाना जरूरी था। और पुतिन साहब का अपना स्टाइल है, अर्धगन से मीटिंग होती है, उसके बाद फोन पे बात होती है और उसके थोड़ी देर बाद जहाजों को ठोक दिया जाता है। ये है पुतिन। और आज पुतिन जो कि रशिया जो कि पूरा ही पूरा आइसोलेटेड था, वेस्ट की पूरी गेम इसी के ऊपर चल रही थी कि इनको आइसोलेट कर दो, फाइनेंशियली स्ट्रेंगुलेट कर दो, सैंक्शन लगा दो, तो ये टूट जाएगा। जैसे रशिया यूएसएसआर टूटा था, तो ये फर्दर टूटेगा। भारत ने उसको वो एक कहते हैं ना एस्केप रूट दे दिया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी मार्केट, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ने बोला हम तुम्हारे पार्टनर हैं, आ जाओ, रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक अरेंजमेंट कर लेते हैं। सांप लौटने लगे लोगों के दिलों दिमाग पे। तो वो रशिया वैसे ही हमारा इतना ट्रस्टेड पार्टनर है, हमें लगता है। और ये शहबाज शरीफ को कौन समझाए कि यार तू, वो कहते हैं ना कॉलेज में 8 आने की मोहब्बत होती थी, दोस्त कहते हैं वो लड़की यार मेरा अफेयर है, बोला अच्छा उसको पता, कहता नहीं मेरी तरफ से 8 आने की मोहब्बत, उधर से जब होगी तो 1 रुपये वाली नहीं ना। तो ये 8 आने की मोहब्बत है, लेके पहुंच जाओ तो अगला आपको घास ना डाले। औकात की बात है ना। अगर यही पाकिस्तान रशिया के किसी काम आ रहा होता और हमारे साथ बिहेव कर रहा होता, जो कि रशिया का सबसे बड़ा पार्टनर है भारत, तो एक सिचुएशन बदल सकती थी। इमरान खान ने वो कोशिश की थी बाय द वे, उसको उन्होंने पकड़ के अंदर डाल दिया। तो अच्छा हुआ, ये तो होना ही था इसके साथ। लेकिन फिर पाकिस्तानी कैसे सोच लेता है, एक तरफ तो अमेरिका की गोद में जाकर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ उसको लगता है कि पुतिन के साथ, रशिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान हीरा मंडी है। आप जिस तरीके से सोचते हो वैसे वो नहीं सोचते। जो लॉजिक दुनिया के बाकी हिस्सों में काम करता है वहाँ नहीं करता। और वो इसलिए बैठा, मैं आपको ये बताता हूँ वो क्यों जाके पुतिन के जूते चाटने के लिए तैयार हो गए। उसको पता था बेइज्जती होनी है। कि जो टापी पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो कितने 25-30 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी है, बिकॉज पाकिस्तान के साथ हमारी सेटलमेंट नहीं है और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सेटलमेंट नहीं है। उस पाइप पे एनर्जी, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है आज की डेट में। ऑयल में गल्फ है और गैस में ये है। कई लोग इसको कहते हैं ऑयल और गैस दोनों मिला के देखो तो नंबर 2 है वर्ल्ड का। अगली लड़ाई सबको पता है, पानी वाली बात हम करते थे, उससे पहले एनर्जी की लड़ाई। एनर्जी की लड़ाई तो हो रही है हर जगह जहाँ भी हो रही है। तो उस टापी पाइपलाइन की एक पाइप हमारे पास एक टर्मिनल आना था फजिल्का में, और एक जाना था पाकिस्तान की मर्जी जहाँ भी लगाए। अमेरिका का सपना शुरू से रहा है, ट्रंप के आने से बहुत पहले, कि ये पाइपलाइन बिछे, तुर्कमेनिस्तान से पूरी गैस निकले, अफगानिस्तान अपना हिस्सा ले,
और आके वो कराची या पाशनी कहीं किसी हार्बर पे आए और वहाँ से अमेरिका उस एनर्जी को लेके चला जाए। बिकॉज जैसे हमारे देश में फ्यूल की बड़ी कंजप्शन है, तेल की, यूरोप और अमेरिका में गैस की बहुत कंजप्शन है। उनके घरों की जो हीटिंग भी है सर्दियों में वो गैस पे होती है। यूएस के पास अपना गैस का बहुत अच्छा भंडार है, तेल का भंडार है, लेकिन यूरोप को तो देखो ना, जो पूरा का पूरा रशिया से लेता था। तो ये एक सप्लाई लाइन वहाँ से खोलना चाहते हैं। तो इसलिए उससे टैपी में अगर बात होनी है तो उसमें तुर्कमेनिस्तान का होना ज़रूरी है, अफगानिस्तान वालों का होना ज़रूरी है, भारत का होना ज़रूरी है और पाकिस्तान का होना ज़रूरी है। अगर आप भारत को अलग कर दो तो भी वो पाइपलाइन सीधी पाकिस्तान आ सकती है। तो उसका बेनिफिट अमेरिका और यूरोपियन लेना चाहते हैं। मेरा जो ख्याल है कि इसलिए इसको बोला गया कि तू जाओ से बात कर, अदरवाइज को लॉजिक नहीं बनता। जैसे आपने कहा कि इधर आप जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप क्या उम्मीद करोगे कि पाकिस्तानी को प्यूटिन, लेकिन अब उस टापी में अफगानिस्तान बहुत बड़ा रोड़ा है। अफगानिस्तान से गुजरेगी तो पाकिस्तान पहुंचेगी। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के नॉर्थ में, पाकिस्तान उसके साउथ में है, बीच में बहुत बड़ी कंट्री है। और वो उनकी पाकिस्तान से ट्रेड बंद हो गया, वो तो एक टमाटर और सब्जी नहीं खरीद रहे एक दूसरे के साथ। बट हाँ, अटेम्प्ट की होगी, बिकॉज उसका फिर एक दूसरा ये भी है कि टापी का जो आपने थोड़ा पीछे आपने देखा होगा, ट्रंप कॉरिडोर बनाया था अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। उस टाइम भी हमने बात की थी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की या CAR जिसको कहते हैं, वहाँ की गैस अमेरिका निकालना चाहता है। अगर वो टापी से नहीं निकाल पाया साउथ की तरफ, तो वो टर्की की मदद से वेस्ट की तरफ निकालेगा। और वहाँ पे कल रशिया ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया कॉकसिस में। तो अब वहाँ एक नई वॉर जोन स्टार्ट होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, कुछ भी कहना मुश्किल है, बट हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन कर्नल साहब, एक तरफ एर्दोगन से मुलाकात हो रही है तुर्कमेनिस्तान में पुतिन की, और दूसरी तरफ 3 जहाज ठोक दिए, तो ये क्या है? क्या वो उकसा रहे हैं नेटो को कि आओ लड़ लो हमसे, अपना आर्टिकल 5 रिवोक कर लो, आओ लड़ ही लो एक बार? उसको औकात पता है ना, उसने नेटो की औकात देख ली रशिया ने यूक्रेन में। पूरा नेटो एक तरफ, अकेला हुआ एक तरफ। और कल तो वो भारत से होके गए थे, सीना चौड़ा था कल, मतलब हाइपोथेटिकली 2-4 दिन क्या होते हैं ऊपर नीचे। अभी वो सुनेगा उस अजरबैजान की या उस टर्की की जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था सिंदूर के टाइम पे, और जो आज भी पाकिस्तान के अंदर एक ड्रोन्स का बेस और फैक्ट्री बनाने के चक्कर में घूम रहा है, टर्की। तो टर्की तो सबसे बड़ा ही अनरिलायबल देश है इस पूरी जो अगर पिवट अगर आप देखेंगे दुनिया की, जिसको लोग कहते हैं कि जनरली कोई कहता है बाल्टिक एरिया में होती है, कोई कहता है कि कॉक्सस में होती है, बेसिकली यूरोप, वेस्ट यूरोप, साउथ यूरोप के बीच में पिवट है दुनिया की। उसमें टर्की एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अब टर्की को नेटो से बहुत प्यार है, उसको यूरोपियन बनना, यूरोपियन उसको EU में डालने की तैयार नहीं। लेकिन टर्की की जो 1/3 गैस सप्लाई है वो रशिया से आती है। और टर्की में जो रशिया में जो मैन पावर है, तजिक्स जो घरों में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वो वाया टर्की जाते हैं। रशिया ने उनको इतनी प्रिविलेज दे रखी है कि अगर आप एक तजिकिस्तान के बंदे को रशिया जाना है, पैदल भी जा सकता है वैसे, वो भूखमरा 2-4 देश क्रॉस करके, तो उसको एंट्री पे ज़्यादा पैसे लगते हैं वीज़े में। बट वही बंदा अगर टर्की में आता है और वहाँ से फ्लाई करके रशिया जाता है, तो तजिकिस्तान से फ्लाइट पकड़ के टर्की, टर्की से फ्लाइट पकड़ के रशिया, और वीज़ा, इस टोटल कॉस्ट उस बंदे को कम पड़ती है। तो रशिया ने इतना ओपन डोर रखा है टर्की के लिए, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर लगा के दे रहा है। लेकिन टर्की हमेशा एक स्लिपरी करेक्टर रहा है, उसको इस्लाम और कैलिफेट, बिकॉज उसका सपना वही है जो कैलिफेट वर्ल्ड वार 1 के पहले ख़त्म हुआ था, वो दोबारा वही कैलिफेट फैलाना चाहता है। और उसमें यूरोप में जो उसने माइग्रेशन करवाई, उसमें उसने उस तरफ का सपना तो पूरा कर लिया, इधर वाला उसके काबू में नहीं आ रहा, जिसमें हम लोग सबसे आगे खड़े हैं। अफगानिस्तान उसके अपोजिट खड़ा है, जो ऐसी कैलिफेट की बात नहीं मानता। तो टर्की एक तलवार की एज पे चल रहा है, किस तरफ गिरेगा और गर्दन कटेगी कि पैर कटेगी, एक कटने है, इसका भी फ्यूचर क्लियर है। इसने बड़ी बदमाशी कर ली, सीरिया में भी बदमाशी कर ली, इसराइल के साथ मिलकर सीरिया में घुसा, US के साथ मिलकर घुसा। अभी इसराइल और टर्की की आपस में टेंशन शुरू होगी। उधर से उसने साइप्रस आधा काबू कर रखा है, नॉर्थ साइप्रस। इसका रिकॉर्ड बड़ा ही शेडी रिकॉर्ड है, और इसको फिर पुतिन साहब ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि रशिया टर्की से कुछ नहीं लेता, रशिया उल्टा देते देता है इनको। तो ये है सीन, इसलिए उसको मारा बदतमीजी के लिए। उसको क्या काम था उसको ब्लैक सी में अपने फ्लीट भेजने का, जबकि रशियन ऑयल टैंकर्स को कोई कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत को पकड़ने की कोशिश की थी टर्की ने बीच में, हमारे टैंकर को भी।
तो उसको भी सबक सिखा दिया गया, सुधर गया तो ठीक है, बाकी नेटो फेटो ने कुछ नहीं करना, वो आर्टिकल 5 ऐसे कैलेंडर पे लिख के टांगने के लिए, दीवार के ऊपर टांगने के लिए रखा है। आज तक आर्टिकल 5 कहाँ यूज हुआ है, औकात और नहीं है। मज़े और मज़ेदार तो ये है कि टर्की का जो हाल हुआ उसको देख के तो पाकिस्तान भी डर गया होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? वो भी तो पुतिन की मोदी के साथ मुलाकात के बाद बड़े सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। ऊपर से उनके वो जो डेमोक्रेट्स के 3 सांसदों ने जो एक प्रस्ताव ला दिया कि भारत के साथ तुमने क्या रिश्ते बना दिए, पुतिन और मोदी की तस्वीरें वहाँ पर लहरा दी गई हैं, तो वो भी डरे हुए हैं इस मुलाकात से। वो तो डरा हुआ है। तो मतलब उसकी जो पूरी गेम थी अंजू जी, कि मैं भारत को, चाइना को और रशिया को अलग अलग सीलोज में अलग अलग टैकल करूंगा, जिसके बारे में आई थिंक हम पहले भी आपके प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। रशिया के साथ उसने अंडरहैंड हाथ मिला लिया कि यूरोप तेरे हवाले, जो करना कर, मैं जेलेंस्की को छोड़ दूंगा। और मैंने उस टाइम कहा था जब अलास्का हुई थी, तब लोग ने नहीं, ये वो तो मेरे बड़ा क्लियर था, वो तो उसने कर दिया। रशिया के साथ उसने अंडरहैंड हाथ मिला रखा है। इसलिए कल से बात चल रही कि C5 रशिया, अमेरिका, चाइना, भारत और जापान का C5 बन रहा है, जो कि उसका फ्यूचर मुझे को नज़र नहीं आता। एनीवे, तो रशिया को उसने उससे टैकल करने की कोशिश की। रशिया बैकफुट पे भी था, थोड़ा मजबूर भी था, फंसा हुआ था, यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तो उसने जो भी हाँ हूँ करके हो गया। सुपर पावर्स अपने अलग लेवल पे डील करती हैं, और वो वाइट्स हैं सारे, तो उनका अपना एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। वाइट वाइट को खून माफ कर देता है। बचे हम दो। चाइना को इसने G2 ऑफर किया, चाइना वाला भाग यहाँ से बाहर, नहीं चाहिए। चाइना ने आंखें दिखा दी आगे से, हमने तो दिखाई दी। तो जो सारी इसकी गेम थी कि हम तीनों को अलग अलग करके टैकल करेगा, यूनिटी जैसे वाली पुरानी बचपन की कहानी, वो लकड़ी का गड्ढा और फादर कहता कि लकड़ियाँ तोड़ो, वो वाली कहानी होगी, वो हो गया फेल। फेल हुआ तो ठीक है, बड़ी सारी पॉलिसीज दुनिया की फेल होती हैं देशों में, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है? भूखमरी फैल रही है, इन्फ्लेशन आकाश छू रही है। ये डेमोक्रेट ने जो बिल लाया, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, जैसे UN की रेजोल्यूशन है। बेसिकली ये कहने को चीज़ है, और इसको ट्रंप वीटो कर देगा, उसके पास पावर है। हाँ, ट्रंप के वीटो को तोड़ने के लिए इनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो कि कांग्रेस के, डेमोक्रेट्स के पास है नहीं, अभी नहीं है। इस साल, अगले साल इस टाइम शायद हो जाए, आज नहीं। तो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, जो लॉबिंग की होती है हर स्टेट ने, हमने भी लॉबिंग की है अमेरिका में कुछ, तो उन्होंने कर दिया। बट हाँ, एक वो संकेत दिखाता है कि भाई ऑल इज नॉट वेल इनसाइड अमेरिका, दैट ऑफ कोर्स इज अंडरस्टैंडेबल। तो ये अगर ये कुछ जो ऐसा हो रहा है कि घर के अंदर आपके हालात ठीक नहीं, घर के बाहर आप काबू नहीं आ रहे हो, आप खुंदक में जाके एक वेनेजुएला जैसी कंट्री की एक बोट को कैप्चर कर रहे हो जैसे पायरेट्स करते थे, और जग हसाई करा रहे हो अपनी, तो आप बताइए आप कहाँ जा रहे हो? हम तो 1 साल के बाद ट्रंप रहे ना रहे इसका ही डाउट हो रहा है। बिल्कुल। अब अमेरिकन ही नहीं चाहते कि ये रहे अंदर, तो वो ऐसा बंदा क्या करे? आपने देखा उसने कोई कोई ट्वीट नहीं की, कुछ ट्वीट नहीं की। जब चाइना, इंडिया और रशिया की फोटो आई थी, तीनों प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन की, वहां पे जब SCO में मिले थे, तो इसने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था कि देखो सारे मिलके ये कर रहे हैं मेरे खिलाफ। इस बार मुंह नहीं खोला। और मोदी जी को देखो, वो कहते हैं जी हमें ऑफिशियल विजिट नहीं चाहिए पुतिन की, इसकी स्टेट विजिट करो, हाईएस्ट जो प्रोटोकॉल में होती है, 21 घंटे तोपों की सलामी होती है जिसमें, वो भी दी। तो हमारे वाले कौन से काम है? तो ट्रंप जी डिप्रेशन में हैं, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, उसका बिजनेस गेन कर रहा है, वो आगे पीछे से लूट मार करके, मुल्ला मुनीर हो गया और 2-4 से जो कर रखे हैं, उसमें वो पैसे कमा रही है उसकी कंपनी से। US का बुरा हाल हो रखा है एज अ कंट्री अपने अंदर, और एज ए सुपर पावर इसकी कोई बात नहीं सुनता। तो अब वो परेशान तो हो गए, इसलिए चुप बैठा है। उसने फ़ोन किया मोदी जी को, मोदी जी ने ट्वीट किया एकदम से, क्योंकि वो पता था अगर मैंने ट्वीट नहीं किया तो कुछ और लिख देगा हाँ, कि मैंने भारत और पाकिस्तान बस लड़ने वाले थे, मैंने रुकवा ली। क्या भरोसा है इसका? उसने जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने कोई माई फ्रेंड माई ब्रदर कुछ नहीं बोला, जैसे पहले बोलते हैं। और रशिया के साथ एक लॉजिस्टिक जो किया है रेसिप्रोकल बेसिस वाला, ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजिक मूव है। इसको अगर आप ध्यान से देखें, कहने को लॉजिस्टिक है, कहने को जी हाँ जी बेस थोड़ी बना रहे हैं हम, थोड़ी कोई आर्टिक में जाके बेस बना रहे हैं, जब अमेरिका थोड़ी या रशिया थोड़ी आगे बे ऑफ बंगाल में बेस बनाएगा। लेकिन जब अमेरिका, जब रशियन एसेट्स यहाँ उनका जब फ्लीट यहाँ सेल करेगा बे ऑफ बंगाल में या अरबियन सी में, तो उसका इम्पैक्ट देखिए। आज से पहले बे ऑफ बंगाल में कोई सुपर पावर नहीं थी प्रेजेंट, अड्डा कोई नहीं है, और अरबियन सी में भी कोई अड्डा नहीं था भारत के दोनों तरफ। लेकिन ये माना जाता था कि पूरे का पूरा इंडियन ओशन, खास करके जब इंडिया और US का आपस में एग्रीमेंट हुआ
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कि पूरे का पूरा इंडो पैसिफिक जो है वो अमेरिका की राज है, उनका राज पार्ट है मिलिटरीली, बाकी तो पूरी दुनिया यूज करती है ट्रेड के लिए। अब उसके अंदर उसका कंटेंडर कॉम्पिटिटर पहले एक चाइना था जो कह रहा था कि मलक्का स्ट्रेट को बंद करोगे तो मैं उड़ा दूंगा, न्यूक अटैक कर दूंगा। अब रशिया भी आ गया, और जो रशिया ने कल अटैक किया टर्की के ऊपर और जो उसने ये गेम खेली है, आप ये देखिए कि पूरे पूरे का नेटो का फोकस कहाँ है। नेटो देख रहा है आर्कटिक रीजन में जो रशिया के नॉर्थ में है, क्योंकि वो उनको लगता है कि यहाँ पे भी बर्फ पिघल रही है, यहाँ पे बड़ा कुछ होने वाला है। फिर वो देखते हैं बाल्टिक स्टेट्स में जो अगेन नॉर्थ यूरोप की तरफ है, रशिया को टच बेलारूस के ऊपर। इसने पंगा खड़ा कर दिया नीचे। तो ये जो गेम पलटी रशिया ने और भारत ने जो उसकी सो कॉल्ड एक पीसफुल नॉन मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, अब अमेरिका को इतना पता है कि अगर भारत को भी नहीं रोका गया, और वो रोकने के लिए उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ट्रेड टैरिफ को सीधा करना पड़ेगा, दबाव में तो भारत रोकेगा नहीं। अगर नहीं रोका गया और प्रेशर डाला गया भारत के ऊपर, तो आपको पता कि रशियन क्या करेंगे। वो रशियन आपको बोलने सरेआम कहेंगे कि आप Su-57 भी ले लो, खुद ही बनाओ, खुद ही उड़ाओ, दुनिया को बेचो। S-500 बनाओ, ब्रह्मोस 800 किलोमीटर वाला रेंज वाली ऑलरेडी बन गई है। उसके बाद फिर गेम पूरी यूएस के हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उसका ट्रेड जो एडवाइजर है वो इस टाइम भारत में आ रखा है। वो को ट्रेड की बात करने नहीं आया, वो अपॉइंट ही अभी हुआ है। उसको क्या पता कि ये नेगोशिएशन कहाँ तक पहुंची हैं। अगर पता ही करना था तो वहीं पर यूएसए में पता कर लेता, उसकी पूरी टीम वहीं पे। वो यहाँ पे जो आया वो एक पर्सनल मैसेज लेके आया है, भारत को भी रिक्वेस्ट करेंगे ये कि करो यार, इतना मत करो, रशिया की फ्लीट को अब यहाँ मत लाओ। मुझे लगता नहीं भारत अब सुनेगा, क्योंकि हमने काफ़ी ह्यूमिलेशन सह ली, उन लोगों ने हमें ह्यूमिलेट किया और हम लोगों ने जवाब नहीं दिया। और जो मोदी जी का स्टाइल है ज़िंदगी में, लीडरशिप देश में काम करने का, कि वो गालियों गलोचों से गाली गलोच से विचलित नहीं होते, अपने टाइम पे बड़ा सही जवाब देते हैं। वही होता हुआ दिख रहा है, इसलिए ट्रम्प परेशान है। वो तो परेशान इसलिए भी है ना कि इतने सारे युद्ध रुकवाए, वो कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध भी तो नहीं रुका ना। उसी के एवज में तो बेचारे को वो तमगा मिलना था, नोबेल प्राइज़ मिलना था, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी तो दुखी कर रही होंगी, और ऊपर से आप सोचो कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रम्प को अगर दुखी कर रही हैं, और अगर वो कह रहे हैं उसके अपने कंट्री के लोग कि यहाँ यहाँ के हालात के लिए ये टैरिफ ही ज़िम्मेदार है, तो उसको पीछे हटने में दिक्कत क्या है? क्या उसको लग रहा है कि मैं नीचे गिर जाऊँगा या छोटा पड़ जाऊँगा? क्या लग रहा है आपको? जितने बड़े आप होते हो उतनी आपकी बड़ी ईगो होती है। हुँ। उल्टा चांसेस ये हैं कि अगर आज अमेरिका की पावर इंटैक्ट होती, देखिए अमेरिका की पावर कब खत्म होनी शुरू हुई। अमेरिका वर्ल्ड वार 2 को उभर का 1945 में दुनिया का बादशाह बन गया। वियतनाम में इन्होंने पहले अपनी नाक कटवाई, और वियतनाम से नाक कटवाते ही जब इन्होंने पूरे 10 साल की लड़ाई लड़ी, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, मुजाहिदीन को, जिसके बदले में इतना प्रेशर पड़ा, इकोनॉमिक प्रेशर, कि रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, तो आपको क्या लगता है इन पे प्रेशर नहीं पड़ा? तो आप चाहे वियतनाम का टाइम देख लीजिए, चाहे आप 79-80 का अफगानिस्तान का जो शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ जो पंगा, वहाँ देख लीजिए 10 साल की लड़ाई, अमेरिका का डिक्लाइन वहाँ से शुरू हुआ। अमेरिका ने इतना ज़्यादा मुंह में डाल दिया कि चबा नहीं पाया, क्योंकि हर देश की इकॉनमी उसकी वॉर को सपोर्ट करती है, उसका एक तरीका होता है। आप बुखला के पागलपंती में जाके अपने देश की इकॉनमी को बर्बाद नहीं कर सकते। इन्होंने इकॉनमी एक्चुअली पहले डॉलर पे दादागिरी शुरू कर दी, लोगों ने धीरे धीरे साइड पे मारनी शुरू की, तो उन्हें ईरान को सैंक्शन कर दिया, जिसने मुंह खोला उसको सैंक्शन करके फिर कभी इराक में घुस गए, कभी आप इराक में 2 बार घुसे, फिर आप अफगानिस्तान में घुस गए, अब लड़ते रहे। तो पैसा कहाँ से आ रहा था? ये डेट कहाँ से आया इनके ऊपर? को अमेरिकन लोगों को थोड़ी पैसा बांटा इन्होंने। अमेरिकन लोगों को तो इन्होंने $5 ट्रिलियन तो कोविड में छाप के बांटे लोगों को, वो अलग है, उनका तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मशीन इनकी अपनी, करेंसी इनकी अपनी, पूछने वाला कोई नहीं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि आज ऑलमोस्ट $40 ट्रिलियन इनके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, ये इनकी करतूतों के कारण है। तो इसका मतलब इकोनॉमिकली भी बुरा हाल है। अगर ये बुरा हाल ना होता, तो जैसे आप कह रहे हैं कि घर के अंदर प्रॉब्लम है, हाँ। बाहर सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज किया जा रहा है, तो ऐसे वाले लोग लड़ाइयाँ लगवा देते हैं, पीछे नहीं हटते। ये बुखलाहट में देश के, दुनिया के किसी न किसी कोने में एक नया युद्ध शुरू करवा देंगे, खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे, ताकि दुनिया का, अपने घर वालों का उसमें ध्यान बढ़ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है।
कन्वेंशनल अम्यूनिशन इसने पूरे का पूरा यूक्रेन में और उसके बाद इसराइल को देके खत्म हो चुका है। अभी जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से कन्वेंशनल वेपन्स है, न्यूक्लियर तो है इसके पास, वो तो बर्बादी है। फिर न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर चला तो फिर किस किस को रोकोगे? यहाँ तो हर बंदे के पास न्यूक्लियर है, कुछ डिक्लेयर्ड है, कुछ डिक्लेयर्ड ही नहीं है। अगर कन्वेंशनल वेपन पे आप आते हो, चाइना और रशिया को एक साइड कर दीजिए आप, और यूएस तो 1/10 भी उसकी स्ट्रेंथ नहीं बची। और आपने लड़ाई लड़ने जाना कहाँ है? आपने लड़ाई लड़ने के लिए घर से दूर जाना है, चाइना के बैकयार्ड में, तो वो आपको ठोक आने देगा अपने समुद्र के अंदर? चाइना ने साउथ सी, चाइना सी में और पैसिफिक का जो वेस्ट एज है चाइना को जुड़ता है, उसके सी बेड पे क्या क्या कारस्तानियां कर रखी हैं दुनिया को पता ही नहीं है। पैसिफिक ओशन में दुनिया का सबसे डीप पॉइंट है, उसको मेरीना ट्रेंच कहते हैं, उसमें भी चाइना के ऑलरेडी स्टेशनड हैं, दुनिया की नज़रों से दूर। वो तैयारी कर रहा है कि यूएस को आने तो दो। यूएस की ताकत क्या है? नेवी। यूएस की आर्मी में तो कुछ भी नहीं है, उनका बेसिकली दुनिया में रूल करना तो आपको नेवी तगड़ी होनी चाहिए। अगर वो चाइना से लड़ने आएगा, एयरफोर्स के जहाज़ों को भी उड़ना है, अगर चाइना के अंदर जाना है बॉम्बार्डमेंट करने, वो यूएस की नेवी के शिप्स के ऊपर से टेक ऑफ करेंगे। उधर से वो बॉम्बर्स को छोड़ के और कोई जहाज मेन लैंड अमेरिका से उड़ के चाइना के करके वापस जाने की पॉसिबल नहीं है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वगैरह सब हो जाती है जब आप किसी इराक जैसे देश के ऊपर उड़ रहे हो, ईरान जैसे देश के ऊपर। जब आप चाइना जैसी सुपर पावर के मिलिट्री सुपर पावर से पंगा लोगे तो वो आपको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी आपकी इतनी आसानी नहीं होगी। तो वो अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है। इसलिए अमेरिका को डर है कि चाइना वो टेक ऑन कर नहीं सकता। न्यूक्लियर लड़ाई की बात होती है तो रशिया के पास ज़्यादा न्यूक्स हैं, तो औकात नहीं है। ऐसे लोग पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग भिड़ जाते हैं। पाकिस्तान अब देखना बार बार, अभी भी पाकिस्तान का मैं उससे जुड़ती हुई बात बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं, आज तक ऐसा कोई डिक्टेटर पाकिस्तान में नहीं आया जिसको पहले दिन से ही लोग गालियाँ निकाल रहे हों। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखिए, जब जनरल जिया आया लोगों ने बोला अच्छा हुआ, भुट्टो करप्ट था, कुछ काम नहीं करता था, अच्छा आया। मुशर्रफ जब आया तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी कि नवाज शरीफ की सरकार इतनी करप्ट सरकार है, जो कि सच है। अभी एक अच्छा डिक्टेटर आया जो हमें सीधा करेगा, बाद में ना मुशर्रफ को भी गाली निकाली बाद में। ये भाई साहब जब आए हैं ना, और इन्होंने पॉलिसी क्या की, इन्होंने कहा मैंने डिक्टेटर बनना ही नहीं है, मैं सिविल गवर्नमेंट को आगे रखूंगा और पीछे पूरी पावर खींच लूंगा। बाजवा का मॉडल था ये। बाजवा रिटायर हो गया, उसके आईएसआई चीफ को जेल में डाल रखा है, 14 साल की सजा हो गई। इसने बाजवा से भी एक स्टेप आगे जाके डेमोक्रेसी को आगे रख के सारी की सारी पावर पीछे से सीडीए बन के खींच ली। अब ऐसे बंदे के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर विद्रोह हो रहा है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, पश्तून उनको अंदर घुसने नहीं देते, सिंध वाले स्टार्ट हो गए, और भारत के साथ प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो ऐसा डिक्टेटर भी बुखलाए हालत में हमेशा पाकिस्तान हिस्टोरिकली भारत के ऊपर कुछ ना कुछ करता है। इस बार भारत के ऊपर औकात नहीं थी तो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक किया। तो ये लोग वो नहीं है जो मुश्किल टाइम पे मुसीबत देख के बैठ जाएंगे। ये वो लोग हैं जो और गंद डाल के, रायता फैला के अपने आप को वहां से हीरो बनाते हैं। तो ये एक खतरा है, लेकिन खतरा फिर ये है कि यूएसए के पास औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा पंगा चाइना से ले सके। उल्टा चाइना की औकात है कि वो यूएसए को तंग करने के लिए ताइवान के अंदर घुस जाए। हालांकि ताइवान लेना भी इतना आसान नहीं होगा, बट वो उसको तंग कर सकता है। तो बड़ा ज़्यादा मॉडल है इस टाइम, जियो पॉलिटिक्स बहुत पेचीदा हो रखी है। बाकी अच्छा देखते ये हैं। अच्छा ये बताइए, जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के कुछ दस्तावेज लीक हो गए हैं, जिसमें यूरोप में क्या रायता फैलाने वाले थे ये लोग, वो पता चल गया कैसे कुछ कंट्रीज को अलग थलग कर रहे थे ईयू में। ये क्या इससे ये सच में लीक हुए या लीक करवाए गए या फ्रॉड ही है, मतलब हुए ही नहीं लीक? कहना थोड़ा मुश्किल है, बट यूएस की तो ये चेंजिंग द मैप्स जो है उनका तो 2000 नहीं 1995-96 का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ये रजीम चेंज करवा के और नए नए देश क्रिएट करके उसमें लिखा गया है कि जो लोकल पॉपुलेशन की मन की बात है, जैसे बलोच चाहते हैं कि देश बने तो उनको बलोचिस्तान बना दो, पश्तून चाहते हैं उनको पश्तूनिस्तान बना दो। ये तो सीएए का बहुत बड़ा एक पुराना एक प्रोजेक्ट है। अब जो लीक हुआ है वो वही है क्या है? एक तो वो भी लीक हुआ जो ट्रंप जब पावर में नहीं था, फर्स्ट प्रेसिडेंसी हारने के बाद, वो किसी लेडी से बात कर रहा है और कह रहा है कि ईरान के बारे में हमने जो कुछ पेपर्स में से पढ़ पढ़ के दिखा रहा है, जो कि सीक्रेट पेपर हैं जो उसके पास होने नहीं चाहिए, वो तो जानबूझ के लीक किया गया है। क्योंकि उस पर केस चल रहा है ऑलरेडी, ट्रंप के ऊपर इलेक्शन से पहले भी केस चल रहा था कि ये कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गया था जो इसको प्रेसिडेंसी के टाइम पे लेके नहीं जाने चाहिए थे। ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हर प्रेसिडेंट लेके जाता है,
क्योंकि उन्होंने उन पे डॉक्यूमेंट पे काम किया होता है, कल को कुछ भी है वो लेके जाते हैं कोई बड़ी बात। ये लेके गया, इसने मुँह बंद नहीं किया, मुँह खोल के रखा, तो इसकी सबक सिखाने के लिए इस पे केस हो गया। उसकी एक कड़ी कल परसों एक ऑडियो लीक हुआ, जिसमें क्लियरली बात कर रहा है, वो बड़ा हाईली सीक्रेट चीज़ें डिस्कस कर रहा है एक लेडी के साथ। उसका ऑडियो है, लेडी कौन है पता नहीं, वो भी हंस रही है, ये भी हंस रहा है, और पेपर्स में से पढ़ रहा है। तो मैं जैसे मैंने कहा, अमेरिका के अंदर ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ट्रंप लगातार इन पर रूल करे। ट्रंप को निकालने के लिए तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मेरे को लगता नहीं कि अगले साल ट्रंप इस टाइम दिसंबर के महीने में होगा, नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि जब मिड टर्म जब हो जाएगा और डेमोक्रेट्स अगर आ जाएंगे तो 2/3 मेजोरिटी पे तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है इनका। पर वो समय बताएगा, बड़ी दूर की बात है। तो आपका जो सवाल है, कहना मुश्किल है, मगर एटलीस्ट ट्रंप स्पेसिफिक तो जानबूझ के लीक किया जा रहा है। बाकी वो प्रोजेक्ट तो उनका पहले है, वो पहले भी पता कि देशों को तोड़ना, नए मैप्स, नए कंट्रीज बनाना, ये सीए का बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है। अमेरिका की टीम आई हुई है भारत में बात करने के लिए। आपको लग रहा है कि वो टैरिफ हटाकर समझौता हो पाएगा या नहीं? क्योंकि बीच में डोनाल्ड बड़े पॉजिटिव बातें भी कर रहे थे। तो आपको लग रहा है कोई डील होने जा रही है या मार्च तक मामला टल जाएगा? ये डील तो मैं कहता हूँ हो जानी, डील तो महीने में हुई, 1.5 महीने में हुई, 2 महीने में तो होनी है। एंड ऑफ द डे डील होगी, क्योंकि नुकसान अमेरिका को भी बहुत हो रहा है। हमने तो अपनी मार्केट ढूंढ ली आगे पीछे, हमें तो इतना झटका नहीं लगा। कुछ चीज़ों, डायमंड्स वगैरह को छोड़ के बाकी इंडस्ट्री तो ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। जैसे मैंने कहा, ये रशिया के प्रेसिडेंट के आने के बाद जो उनका जो धक्का लगा है यूएस का, इसलिए वो यहाँ पे डील बात करने आया, और मुझे लगता नहीं वो टैरिफ की बात करने आया। क्योंकि पीयूष, जब उन्होंने अनाउंस किया यहाँ के कि भारत ने आज तक की सबसे अच्छी डील ऑफर की है, 3 दिन पहले अमेरिका ने कहा था, तो पीयूष गोयल साहब ने कहा कि इतनी अच्छी है तो साइन कर लो ना। इसका मतलब यहाँ से कोई डील भी ऑफर नहीं हुई। वही ट्रंप वाली बात, मन गढ़ंत। बट होगी, डील होगी, बिकॉज चाहे आपने जैसे मेंशन किया कि उनके पार्लियामेंट में मोदी साहब का और पुतिन साहब का फोटो दिखाया जा रहा है, जहाँ किसी डेमोक्रेट ने एक बिल टेबल किया है, 3 लोगों ने मिलकर, उसमें एक इंडियन भी है, कृष्णमूर्ति। तो ये दर्शाता है कि डोमेस्टिक प्रेशर बन रहा है। कोर्ट के अंदर भी टैरिफ वाला केस पेंडिंग है, तो कोर्ट ने भी बोला कि ये नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि टैरिफ उधर से हटे, इधर से हटे, कुछ कंप्रोमाइज हो, और मुझे लगता है डील होगी। लेकिन ये जो विजिट उसकी जो है, अब नाम उसका भूल जाता हूँ, जो ट्रेड वाला जो आया हुआ है, जो अभी अपॉइंट हुआ है, उसका एकदम से आना, मुझे तो लगता है कि वो मैसेज लेके आया है कि भाई थोड़ा सब्र करो भाईजान, ऐसे ना करें, रशिया के साथ दोस्ती ना करें, दैट टाइप। बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में तो है ही। और चलिए देखते हैं वहाँ पर ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन साथ में पड़ोसी देश बांग्लादेश में पता नहीं आने वाले दिनों में अननोन गनमैन और किस-किस को टपकाते हैं। डर बन गया है और ये डर अच्छा भी लगता है, हम लोगों को तो अच्छा लगता है कम से कम। बिल्कुल। आपने सर समय निकाल कर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।